Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, today we will be going to discuss the current affairs between August 1 and August 15. So, let's start our today's session. The very first article is regarding fast track courts. देखिए, ये जो नॉर्मल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे थोड़े अलग होते हैं। ये डेडिकेटेड कोर्ट्स होते हैं which are constituted for specific purposes. The very first recommendation to set up fast track courts is given by 11th Finance Commission in 2000. उसके बाद जैसे ही निर्भया कांड हुआ, निर्भया गैंग रेप केस हुआ दिल्ली में 2012 में, सो एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा उठने लगी। तो तभी एक निर्भया फंड इस्टेब्लिश किया गया था और इसी फंड से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्पॉन्सरशिप मिलती है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट मीन्स सम पार्ट ऑफ द फंड्स विल बी गिवन और contributed बाय सेंटर एंड अदर पार्ट्स विल बी contributed बाय रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो सेंटर का जो पार्ट है डेट विल कम फ्रॉम निर्भया फंड। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं इनकी जो क्लियरेंस रेट है केसेस की वो बेटर है एंड दे आर एज द नेम सजेस्ट मोर फास्ट इन डिलीवरिंग द जस्टिस देन द नॉर्मल और रेगुलर कोर्ट्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो इसकी बैकिंग क्या है? इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, इसकी क्या है? स्टैट्यूटरी बैकिंग है। तो ये आप याद रखना। कौन सी एक्ट से बनाई गई है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। एक ये एडवाइजरी बॉडी है। इसका मतलब इट डजेंट हैव एनी एनफोर्समेंट और बाइंडिंग मैकेनिज़्म। जिसको भी एडवाइस करेगी उसके ऊपर इसकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। कौन से मैटर्स में ये एडवाइस कर सकती है? सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़। इसके मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। द गवर्नर्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द 8 स्टेट्स। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो 7 सिस्टर्स हैं, सो 8वां कौन सा है? ये सिक्किम है ये, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन होता है? यूनियन होम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एंड 3 members who are nominated by the country's president. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग एब्राहम अकॉर्ड। किस किस के बीच में साइन हुआ था ये? बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन। तो आपको पता है ये दोनों अरब नेशंस हैं। जो अरेबियन पेनिनसुला है उसी में ये दोनों आते हैं। तो अगर नॉर्थ से साउथ आपको लगाना है, 3 कंट्रीज़ दूँ मैं आपको, बहरीन, कतर एंड कुवैत। तो कैसे लगेंगी ये? तो सबसे पहले आएगा कुवैत, देन सेकंड आएगा बहरीन एंड लास्ट इन द साउथ इट विल बी कतर। और कतर के नीचे क्या आ जाएगा? UAE। ठीक है। तो अब्राहम अकॉर्ड किसके बीच में है? इजराइल, UAE एंड बहरीन। इट इज़ द फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील इन 26 ईयर्स। सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे पहले इजिप्ट है, ये एक फर्स्ट अरब स्टेट था जिसने एक पीस डील साइन की थी विद इजराइल इन 1979। देन जॉर्डन ने पीस डील्स साइन करी 1994 में। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट नालसा। कौन से एक्ट के तहत बना ये? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987। तो हमको ये याद रखना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है इसी के बाद, जो इसी एक्ट के अंडर स्टैट्यूटरी बैकिंग में आती है, डेट इज़ लोक अदालत। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लोक अदालत डजेंट कम अंडर एनी अदर एक्ट लाइक ग्राम न्यायालय एक्ट, उसके अंडर नहीं आती। देन लोक अदालत एक्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं है, इट विल कम अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। तो नालसा बॉडी क्या करती है? इट प्रोवाइड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस एट नो कॉस्ट। तो ये याद रखना। और दूसरा फंक्शन मैंने बताया नालसा का क्या है? टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर क्विक रेजोल्यूशन ऑफ द केसेस। पैट्रॉन इन चीफ और इनडायरेक्ट हेड ऑफ द नालसा इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जैसे सेंटर पे वी हैव नालसा, एट द स्टेट लेवल्स वी हैव
State Legal Services Authority. And on these same lines, we have District Legal Services Authority, then Taluk Legal Services Authority. So there is a whole chain of these organizations. नालसा के थोड़े और फंक्शंस देख लीजिए. स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत्स, promoting dispute settlements, providing the victims of crime with compensation. Who are eligible for the services of NALSA? मतलब वीकर सेक्शंस या अदर सेक्शंस कौन से हैं जिनको at no cost you will provide legal services? So I think in the previous year UPSC questions in I think 2020 or 2019 itself, this question has been asked. So देख लेते हैं, एक बार लिस्ट पे नज़र मार लेते हैं. SC and ST ऑफ कोर्सली. पीपल विद डिसेबिलिटी, ये भी सही लगता है. वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये याद रखना. विक्टिम्स ऑफ पोवर्टी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी सही लगता है एक बार में देखने में. पीपल अंडर कस्टडी, ये याद रखना. पीपल अंडर कस्टडी एंड इंडस्ट्रियल वर्कमैन, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लगते नहीं हैं पर ये भी हैं. पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, कास्ट और एथनिक वायलेंस, ठीक है ये भी. एंड पीपल विद एन एनुअल इनकम लोअर देन 1 लाख. ऑल दो ईच एंड एवरी स्टेट, जैसे हमने बताया ना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भी है. सो ईच एंड एवरी स्टेट हैज़ डिफरेंट इनकम क्राइटेरिया ऑफ अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ नालसा. जैसे यहाँ हमने 1 लाख लिखा है, तो जैसे पंजाब में और कुछ है, हरियाणा में और कुछ है, मध्य प्रदेश में और कुछ है, समझ रहे हैं आप. बट लक्ष्मीकांत से अगर जाएँ तो इतना ही दिया है कि पीपल विद एन एनुअल इनकम लोअर देन 1 लाख, तो हमको इतना ही याद रखना है. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग एवरग्रीन पेंगोलिन्स. तो जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, पेंगोलिन्स वर इन न्यूज़. सो 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में. सबसे पहले प्रोटेक्शन स्टेटस. IUCN रेड लिस्ट में इंडियन पेंगोलिन इज़ इन एंडेंजर्ड कैटेगरी एंड चाइनीज़ पेंगोलिन इज़ इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो इन इंडिया वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पेंगोलिन स्पीशीज़. Out of the 8 species of pangolin, Indian pangolin and Chinese pangolin are found in India. और Indian Wildlife Protection Act of 1972, these both species are listed in Schedule 1 Part 1. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा. इतना सा याद रखना, स्केली एनिमल एक ऐसा दिखता है. इंडिया में 2 ही प्रजाति मिलती है, इंडियन एंड चाइनीज़ पेंगोलिन. इंडियन पेंगोलिन क्योंकि इंडिया में ही है इसलिए एंडेंजर्ड है. एंड चाइनीज़ पेंगोलिन, जैसे कि कोरोना वायरस भी स्पेकुलेशन की जा रही है कि ये जो उनकी वेट मार्केट है वहाँ, जहाँ बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है और वहाँ सारे अधमरे पशु ही बेचे जाते हैं, सारे काट के खाने वाले. सो इट इज़ स्पेकुलेटेड दैट फ्रॉम दिस पेंगोलिन इटसेल्फ द कोरोना वायरस हैज़ बिन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस. सो काइंड ऑफ जूनोटिक डिसीज़ है कोरोना वायरस. जूनोटिक मतलब द डिसीजेज विच कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस. तो ये होते हैं जूनोटिक डिसीज़. सो क्योंकि चाइना में मार के खाया जाता है ये, सो डेट्स वाई चाइनीज़ पेंगोलिन इज़ इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इंडियन पेंगोलिन इज़ एंडेंजर्ड, ऐसे याद रख सकते हैं आप. अगला आर्टिकल है हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में. देखिए पहले एक कमीशन हुआ करती थी, माइनॉरिटीज़ कमीशन, बट इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी organization. But in 1992, by passing the National Commission for Minorities Act of 1992, this body has been renamed. मतलब ये जो minorities commission था, that has been renamed to this NCM and it has been given a statutory backing. एक ही साल बाद 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया. किसके द्वारा? बाई सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, और आ जाए एनसीएम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, देन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट. ये नहीं करती, अभी पूरा आर्टिकल पढ़ना बाकी है. सो कौन सी 5 कम्युनिटीज़ थी ये? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियंस, जिसको हम हिंदी में पारसीज भी बोलते हैं. सो ये 5 को हमने माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया. फिर 2014 में हमने जैन्स को भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया था. अब एनसीएम एक्ट में क्या लिखा है माइनॉरिटी के बारे में वो देख लीजिए. अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट.
मतलब in the NCM Act itself, it is written that indirectly central government will designate a community as a minority community. Understood? So इसका आंसर क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट. ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. द टर्म माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दोनों बात में डिफरेंस समझिए. हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बोथ. अगर आ जाए क्वेश्चन में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजेंट रिकॉग्नाइज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, सो इट इज़ इनकरेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज बोथ टाइप्स ऑफ minorities, that is religious as well as linguistic. However, minority term has been written in constitution but not defined in the constitution. Same goes for public offices. Public offices written in constitution but not defined in constitution. सॉरी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओ पी ओ की जगह ओ पी कर लीजिए. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर. तो हमको पता है एक प्रेसिडेंट के पास होती है और एक गवर्नर के पास होती है. सो द डेफिनेशन ऑफ पार्डनिंग पावर्स, द 5 पार्डनिंग पावर्स गिवन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उनकी डेफिनेशन सेम है बट देर आर सम डिफरेंसेज ऑल्सो इन द पावर्स ऑफ दीज बोथ टू ऑफिसेज. क्या क्या है वो भी अभी देख लेंगे. पार्डन मतलब यू विल कंप्लीटली ऑब्सॉल्व अ क्रिमिनल. ऑब्सॉल्व मतलब पूरी तरीके से माफ़ कर दीजिए क्रिमिनल को, उसकी सज़ा से, उसकी कॉन्विक्शन से, उसके जेल टर्म से, उसके प्रिजन टर्म से, जो भी बोल लीजिए. अंडरस्टूड? इट मीन्स इफ़ यू पार्डन अ क्रिमिनल, वो अपनी लाइफ आराम से जाके जिएगा एज अ नॉर्मल लाइफ. सो इसमें डिफरेंस क्या है इन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर? President, although, can pardon a death sentence, but governor can't pardon a death sentence. And second is president can pardon the punishment given by court martial, but this same can't be done by the governor. So ये चीज़ यहाँ दोनों लिखी हुई हैं. रेस्पाइट देखिए रेस्पाइट और स्पेशल ग्राउंड, इसको याद रखिए. इट मीन्स अगर एक महिला को, औरत को मान लीजिए 18 साल की rigorous punishment मिली है but she is pregnant, so on the special grounds her punishment will be reduced. Understood? कि उसको मान लीजिए 3 साल की नॉर्मल पनिशमेंट, रिग्रेस से नॉर्मल दे दो. सो दिस इज़ अवॉर्डिंग लेसर पनिशमेंट ऑन अ स्पेशल ग्राउंड. तो स्पेशल ग्राउंड और रेस्पाइट को और वुमेन प्रेग्नेंट के एग्जाम्पल को ये सब रिलेट कर लीजिए. नेक्स्ट इज़ रिप्रीव. रिप्रीव मतलब देखिए एक कैदी को डेथ सेंटेंस मिल चुका है बट उसने अर्जी डाल दी पार्डन की ऑन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट कुछ टाइम लेंगे उसको कंटेम्पलेट करने के लिए कि इस कैदी को माफ़ी दी जाए या ना दी जाए. बट उसी टाइम के बीच अगर आपने इस क्रिमिनल को लटका दिया फांसी के फंदे पे, तो जो पार्डनिंग एप्लीकेशन है ऑन द डेस्क ऑफ द प्रेसिडेंट, डेट विल बी नल्लीफाइड. तो अगर इतना टाइम देना है, सो यू हैव टू स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस. सो इसी को बोला जाता है रिप्रीव. अगला है रेमिट. रेमिट का मतलब क्या होता है? देखिए आपने दी है 18 साल की रिगरस पनिशमेंट टू अ क्रिमिनल, बट इसमें कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है. आपने बस उस पनिशमेंट का टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया गया है विदाउट चेंजिंग द करेक्टर ऑफ द सेंटेंस. इसका मतलब क्या है? 9 साल ऑफ रिगरस पनिशमेंट. क्या पता अच्छा बिहेवियर दिखा रहा हो तो रिगरस पनिशमेंट तो देंगे बिकॉज यू हैव कमिटेड अ हीनियस क्राइम, बट आप जो उसकी अवधि है टाइम पीरियड की वो आपने घटा दी है. तो इसको बोलते हैं रेमिट. एंड कम्यूट मतलब, एक्चुअली कम्यूट मतलब ही होता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना. मतलब रिगरस पनिशमेंट से आपने एक नॉर्मल पनिशमेंट ग्रांट कर दी है, तो इसको बोलते हैं कम्यूट. अब एक बात ध्यान दीजिए, गवर्नर can't pardon a death sentence but he can commute a death sentence. What is the difference between the two? I have told you that in pardon you will completely absolve the criminal of its offenses, but in commute you are just changing the character of the punishment. It means the punishment will be granted to the criminal but another kind of punishment is given in the commutation. But in pardon
देयर इज़ नो पनिशमेंट गिवन। सो गवर्नर कैन कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। इसका मतलब अगर डेथ सेंटेंस किसी क्रिमिनल को है तो विद द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर ही कैन कम्यूट द डेथ सेंटेंस टू अ, मान लीजिए 25 साल ऑफ रिगरस पनिशमेंट। तो ये चीज़ वो कर सकता है। द नेक्स्ट इज़ जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। ये एक्ट बन चुका है, हमने पिछली क्लासेस में भी इसके प्रोविजंस अच्छे से डिस्कस किए थे, वापस रिवाइज कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट बिल है। अब से क्या होगा, जो 2015 का बिल था उसके पहले प्रोविजंस देख ले क्या, चलो उसी के देख लेते हैं। सो ये बिल अभी अमेंड किया गया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015। माइंड यू ये अभी अमेंड किया गया है, तो ये पहले का बिल है। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे। पहले तो क्या चेंजेस हुए थे, एक टर्म थी इस एक्ट में, जो इससे पहले वाला एक्ट था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000, उसमें जुवेनाइल वर्ड यूज़ किया गया था। नाउ एज द जुवेनाइल वर्ड इज इंसर्टेड इट स्टिक्स विद इट अ नेगेटिव कोनोटेशन। सो उसको हटाने के लिए ये 2015 के एक्ट में क्या किया गया, जुवेनाइल वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया चाइल्ड या तो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ से। इसका मतलब एक न्यूट्रल स्टैंस दिया गया फॉर द चाइल्ड क्रिमिनल। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स सेटअप करने की बात कही, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज CWC सेटअप करने की बात कही इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, याद रखना इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एंड बोथ मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर ईच। एक और अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो ये किस एक्ट के अंडर है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के। इसका मतलब कारा इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये याद रखना। और लास्ट प्रोविज़न ये था, ये जितनी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वेदर रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और वॉलेंट्री, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन विद द गवर्नमेंट। सो ये था 2015 का। अब देख लेते हैं जो अभी अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या क्या अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पहले ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, कौन सा, अगर किसी भी चाइल्ड ने ऐसा हीनस क्राइम किया है या कोई भी क्राइम किया है तो वो कॉग्निजेबल था। इसका मतलब कोई वारंट नहीं चाहिए था टू अरेस्ट डेट चाइल्ड, बट अब क्या हुआ, नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया इस ऑफेंसेस को। इसका मतलब नाउ वारंट विल बी रिक्वायर्ड टू अरेस्ट अ पर्टिकुलर चिल्ड्रन। जो भी अडॉप्शन रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पहले कोर्ट्स के द्वारा इशू किए जाते थे कि कोर्ट विल ऑर्डर द अडॉप्शन डिक्री, बट अब ये कोर्ट के बर्डन को शिफ्ट कर दिया गया टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका मतलब अब DM जो आप बनने जाओगे तो DM अब अडॉप्शन के ऑर्डर्स को इशू करते हैं। पहले जो भी एग्रीड पर्सन था ऑन द केस ऑफ अडॉप्शन उसका कहीं अपील फाइल नहीं किया जा सकता था। ऑफकोर्सली सुप्रीम कोर्ट में तो सब होता है, बट उसका कहीं भी अपील फाइल नहीं किया जा सकता था। बट अब यू कैन फाइल अपील बिफोर द डिविजनल कमिश्नर। इंडियन पोलर स्टेशंस देख लीजिए, कभी भी UPSC के द्वारा पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी एक याद कर लीजिए, या तो एंटार्क्टिका या तो आर्कटिक का, और ऊपर से कॉमन सेंस है आप दूसरा एग्जाम में टिक लगा ही लोगे। मैं बता देता हूँ कैसे याद कर सकते हो आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण मतलब साउथ, सो दक्षिण गंगोत्री, और ऊपर से सारे हिंदी के नाम हैं बहुत अच्छे अच्छे, मतलब काइंड ऑफ माताओं के नाम है जो हमारी माता होती है, दुर्गा माता ये सब। तो मैत्री एंड भारती, तो दक्षिण गंगोत्री के साथ मैत्री और भारती रिलेट कर लीजिए, और दक्षिण मतलब साउथ, इसका मतलब एंटार्क्टिका। या तो आप आर्कटिक का याद कर लीजिए, आर्कटिक का बस एक ही चीज़ है, हिमाद्री। हिमाद्री अगर आपने हिमालयाज़ पढ़े हुए हैं, हिमालयन रेंज, तो उसमें एक लेयर को हिमाद्री भी बोलते हैं, आई थिंक ग्रेट हिमालयाज़ को हिमाद्री भी बोलते हैं। सो हिमालयाज़ कहाँ है, इन द नॉर्थ, सो आर्कटिक में। हिमालयाज़ आर काइंड ऑफ आर्क फॉर्म, ऐसे है ना, ऐसे है, सो इन डार्क, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये 5-6 टिक लगा लो या स्टार बना लो इसके आगे, क्योंकि UPSC इस साल नहीं तो अगले साल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। दीज 3 रीजन्स, फर्स्ट इज़ नोगोर्नो काराबोक, किसके बीच में कन्फ्लिक्ट है, अज़रबैजान एंड आर्मेनिया। ध्यान रखिए आर्मेनिया इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, यहाँ जाता है हमारे पास जॉर्जिया,
इट ओपन्स इन ब्लैक सी। अजरबैजान ओपन्स इन कैस्पियन सी। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिए। नेक्स्ट इज़ वोरुख रीजन। वोरुख रीजन किसके बीच में? किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। एंड द थर्ड इज़ टिग्रे रीजन। तो टिग्रे रीजन का है इथोपिया में, एंड इथोपिया में ही एक ये लेक टाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ याद रखना। अच्छा, आगे जाने से पहले ये भी याद रखना, इथोपिया इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ध्यान से जाके मैप में देखना, इधर है इथोपिया, ये वाला। सो इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। नेक्स्ट मैप लोकेशन इज़ रिगार्डिंग बेलारूस। कुछ हुआ था ना, कोई प्लेन उतार दिया था, उसके एक पैसेंजर को बेलारूस ने अपनी हिरासत में ले लिया था क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बेकार बेकार चीज़ें लिखता था। तो ऐसा कुछ सीन था। तो बेलारूस की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। सबसे पहले तो बाल्टिक कंट्रीज़ देख लीजिए, लातविया, लिथुएनिया, सॉरी सबसे ऊपर तो एस्टोनिया है ना। एक्चुअली ये जो बाल्टिक कंट्रीज है फ्लो के साथ ही बोली जाती है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, तो ऐसे बोली जाती है। सो इसी के अंदर पड़ जाता है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, एंड बेलारूस इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग डोमिनिका। सो एक डोमिनिका आइलैंड है, उसकी लोकेशन देख लीजिए, ये रही। एक और चीज़ है यहाँ, जो ये चीज़ आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। सो दीज टू आर डिफरेंट काइंड ऑफ आइलैंड्स। दिस इज़ डोमिनिकन रिपब्लिक एंड दिस इज़ डोमिनिका आइलैंड। सो आपको इतना याद रखना है, दोनों करेबियन सी के अंडर पड़ते हैं। एक बार इंडस की ट्रिब्यूटरीज सारी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इंडस। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें कैसे रिवर्स को डिवाइड किया गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्चुअली जब ज्योग्राफी कोर्स आएगा, इट विल बी अ ऑसम कोर्स, क्योंकि फील आती है अंदर से कि जिसको पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो कैसे बांटा गया है? इन जून, कार्स, रन, बिट, स्लो। सो यहाँ एक रेखा खींच लीजिए, लाइन खींच लीजिए। इंडस, झेलम एंड चेनाब, दीज आर ऑफ पाकिस्तान। मतलब रिवर्स ही पाकिस्तान की नहीं हो गई, हमको इनका पानी यूज़ नहीं करना है, पाकिस्तान में जाने देना है। एंड नीचे वाली जो रिवर्स है वो हैं रावी, ब्यास एंड सतलुज। अंडरस्टूड? तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ज्योग्राफी कोर्स के लिए वेट कीजिए, बहुत ही अच्छा आएगा। इकोनॉमी पहले ख़त्म करेंगे। तो सबसे ऊपर आ जाती है इंडस। कहाँ से निकलती है? तिब्बत रीजन से निकलती है। कोई मानसरोवर राकास लेके, आई थिंक, जहाँ तक अगर मेरी बुद्धि सही जा रही है तो वहाँ से निकलती है। और सबसे क्लोजेस्ट ओरिजिन जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है टू द इंडस सोर्स, वो कौन सी है? सतलुज। तो सतलुज भी वही मानसरोवर राकास लेक के कहीं आगे पीछे से ही निकलती है। तो ये याद रखना पहली बात। तो फिर ये याद रखना कि इंडस, देखिए ये जा रही है और पाकिस्तान में अपना रास्ता कवर करके कहाँ गिरती है? ये अरेबियन सी में। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इज़ झेलम। तो झेलम यहाँ जा रही है और ये चेनाब में मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ चेनाब, ये भी इधर है। नेक्स्ट इज़ रावी। रावी भी देखिए चेनाब में मिलती है। तो झेलम और चेनाब, सॉरी झेलम और रावी चेनाब में मिल जाती है। यहाँ छोटी सी आती है ब्यास, देन यहाँ हीराकुद डैम बनाती है ब्यास और सतलुज, और सतलुज भी यहाँ ओरिजिन इसके पास है। ये भी निकल के देखिए कहाँ मिल रही है, ये भी चेनाब में मिल रही है। एंड चेनाब देन ज्वाइंस टू इंडस, तो ये याद रखना। नेक्स्ट इज़ अगेन ज्योग्राफी आर्टिकल। ज्योग्राफी फेवरेट हो जाएगी आपकी जब आएगा ना कोर्स। तो देख लेते हैं थोड़ा, ओशन करंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए अगर ये हमारे पास क्या है, नॉट ओशन, ओशन ये है हमारे पास, दिस इज़ लैंड। सो जो भी वार्म करंट आएंगे या जाएंगे वो कहाँ से जाने चाहिए? फ्रॉम द वार्म रीजन। वार्म रीजन इज़ एट पोल्स और एट इक्वेटर, एट इक्वेटर ऑफ कोर्सली। सो जो भी वार्म करंट होते हैं वो हमेशा सरफेस करंट होते हैं, और ये है इक्वेटर। तो हमेशा इक्वेटर से पोल की तरह सरफेस करंट्स आर वार्म करंट्स। पोल से जो भी इक्वेटर की तरफ आएंगे वो कोल्ड होंगे या वार्म होंगे? ऑफ कोर्सली कोल्ड करंट्स होंगे। कोल्ड वाटर इज डेंसर देन वार्म वाटर, सो दीज आर सब सरफेस करंट्स। तो एक कोल्ड करंट है, एंड दीज आर सब सरफेस करंट, ये आएंगे पोल से इक्वेटर की तरफ। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था और आपको क्लियर होगा इन द ज्योग्राफी कोर्स। तो अब इम्पॉर्टेंट करंट्स देख लेते हैं। ये होते क्या हैं ओशन करंट्स? दे आर काइंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर्स,
ठीक है, स्ट्रीम होती है वाटर्स की, मतलब ये एक्चुअल वाटर मूवमेंट है, अंडरस्टूड, अनलाइक टाइड्स। तो देख लेते हैं, इन 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वी हैव ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स कैसे चलती हैं? ट्रेड विंड्स आर ईस्टर्लीज, मतलब ईस्ट से स्टार्ट होके वेस्ट में ख़त्म होती हैं, तो ऐसे चलती है काइंड ऑफ। एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर दीज आर काइंड ऑफ दिस। तो मतलब ओवरऑल डायरेक्शन हवा की ऐसे है, तो इसका मतलब करंट्स भी हवा के साथ ही बहेंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए पैसिफिक ओशन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इधर देखिए इंडियन ओशन में, यहाँ भी इक्वेटोरियल करंट, यहाँ देखिए यहाँ भी इक्वेटोरियल करंट, ये वाला दिख रहा है आपको। अब स्टार्ट होता है गोल चक्रों का गेम। तो यहाँ देखिए ये इक्वेटोरियल करंट एक तो फ्लोरिडा करंट में चले जाएगा। जब ये फ्लोरिडा करंट बाहर निकलेगा, यहाँ लिखा नहीं है, ये है फ्लोरिडा करंट। जब ये फ्लोरिडा करंट बाहर निकलेगा सो इट विल फॉर्म गल्फ स्ट्रीम। यहाँ शायद एक छोटा सा एंटीलीज करंट भी है, तो ये दोनों गल्फ स्ट्रीम बनाएंगे। गल्फ स्ट्रीम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वार्म करंट है ये, तो ये हमको दिख रहा है रेड लाइन से। गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म करंट। फिर ये यहाँ जाके ऊपर चले आता है नॉर्वेजियन करंट के नाम से। नॉर्वेजियन करंट देखिए कंपैरिजन है, इक्वेटर के पास ये है और ये पोल के पास है, इसका मतलब नॉर्वेजियन करंट इज़ ऑल्सो अ वार्म करंट। ड्यू टू द लैंड मास दिस गल्फ स्ट्रीम, ये आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है, एंड ड्यू टू द लैंड मास इट गेट्स टर्न्ड अगेन टू द इक्वेटर, और ये कैनरी करंट आता है। कैनरी करंट क्यों? बिकॉज यहाँ कुछ शायद से स्पेन के आइलैंड है, उनको बोला जाता है कैनरी आइलैंड्स। सो एक कैनरी करंट एज अ कोल्ड करंट नीचे आके इट फॉर्म्स अ होल लूप। यहाँ एक चीज़ होती है, ये आप कमेंट से बताना क्या है वो चीज़। सी है एक इम्पॉर्टेंट सी है, बताना क्या है वो। ऊपर से देखिए दो कोल्ड करंट्स आते हैं, क्या क्या है? लेब्राडोर एंड ग्रीनलैंड करंट, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक हो गया। अब साउथ अटलांटिक देख लीजिए, वापस वही सेम करंट ड्यू टू द ईस्टर्लीज, नीचे जाता है वार्म करंट ब्राज़ील करंट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, एंड ऊपर आता है फिर से बेनेगुला करंट के तहत। बेनेगुला करंट क्या है? कोल्ड करंट। इंडियन ओशियन हाफ ओशन है, तो बस साउथ इंडियन ओशियन का दिखेंगे। साउथ इक्वेटोरियल करंट है, नीचे आता है मोजाम्बिक करंट और यहाँ से एक एगुलास करंट। फिर नीचे आर्कटिक सर्कमपोलर, ये थ्रू आउट आर्कटिक सर्कमपोलर इस साइड 60 डिग्री पे बहता है, सो इससे ये नीचे से मुड़ जाता है, साउथ इंडियन करंट बन जाता है, एंड देन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट एज अ कोल्ड करंट। नॉर्थ पैसिफिक का देख लीजिए, यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, कुरुशियो आता है, कुरुशियो एज अ वार्म करंट, ऊपर से ओयाशियो आता है, ओयाशियो एज अ कोल्ड करंट। तो यहाँ क्या बनता है? फिशिंग ग्राउंड, मिक्सिंग ऑफ कोल्ड वार्म एंड कोल्ड करंट्स। उसके बाद ये नॉर्थ पैसिफिक करंट यहाँ बनता है, यहाँ नीचे कैलिफोर्निया करंट जो कि एक कोल्ड करंट है, एंड वापस द लूप कंटिन्यूज। ऊपर देखिए अलास्का करंट जा रहा है, इसका मतलब इट इज़ अ वार्म करंट, अंडरस्टूड। और ये क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ लैंड मास है, जैसे ही यहाँ कोई लैंड मास आएगा तो करंट्स बोथ डायरेक्शन में जाएंगे। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो ईस्टर्ली से एक पूरा इक्वेटोरियल करंट आ रहा है, ये एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है। तो लैंड मास जहाँ भी आएंगे, ये देख लीजिए नॉर्वेजियन करंट ऊपर, कैनरी करंट नीचे। तो जहाँ भी वी एनकाउंटर अ लैंड मास द करंट्स विल बी बाइफर्केटेड इनटू टू। मैंने बताया था इधर एक फिशिंग ग्राउंड है, तो देखिए लेब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम, यहाँ भी बहुत ही नोवा स्कोटिया रीजन है, वहाँ भी न्यू फाउंडलैंड रीजन ऑफ कनाडा, वो भी वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑन अर्थ है। फिर एक लास्ट देख लीजिए, साउथ पैसिफिक ओशन बच गया ना हमारा। तो साउथ पैसिफिक ओशन कहाँ से स्टार्ट करें? वही ईस्टर्ली से। तो ये रहा हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ आएगा एज अ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वार्म करंट और साउथ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कोल्ड करंट। बट इसे ऐसे मत याद रखना कि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वार्म है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोल्ड है, ऐसे मत याद रखना, लूप्स में याद रखिए। जैसे मैंने इंडियन ओशन का लूप बताया कि ऊपर से अगुलास मोजाम्बिक, देन साउथ इंडियन करंट हो जाता है, एंड देन वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो जाता है। तो आप जब इमेजिन करोगे ना, अगर ये वेस्ट भूल भी गए आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर कंटिनेंट के हिसाब से देखें, सो दिस इज़ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, समझ गए? तो ऐसे याद रखना है इसे। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है वार्म करंट, देन यहाँ साउथ पैसिफिक करंट आ जाएगा, एंड देन दिस इज़ कोल्ड करंट, पेरू और हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट और पेरू करंट इज़ अ कोल्ड करंट, और यहीं से सारी चीज़ें आती है एल नीनो एंड ला लीना की।
Next article is a very big article regarding labor reforms, the three labor codes that we will be studying now. तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी. इन इंडिया लेबर इज़ अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट. तो सबसे पहले यही याद रखना, लेबर है कॉन्करेंट लिस्ट में. पहले क्या हुआ करता था, देर आर वेरियस सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज, और इन सबको पालन करना पड़ता था बाय द बिग कोऑपरेटिव्स. सो दैट्स वाई देर इज़ लॉट लेस स्कोप ऑफ एफडीआई इन इंडिया. कोई जल्दी आता नहीं था बिजनेसमैन यहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए बिकॉज ऑफ दिस लेबर कोड्स. तो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 में ये रिकमेंड किया कि इन सबको आप 3 से 4 हेड्स में, कि इन सबको लेबर कोड्स को 3 से 4 हेड्स में कंबाइन कर दो और यही पूरे लेबर कोड्स बना दो ताकि हमारी एफडीआई इंक्रीज़ हो जाए एंड इंडिया विल बी अ अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट. सो ये जो रिकमेंडेशन दी थी ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी कोड्स ही आ चुके हैं. तो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 4 बिल्स ऑन लेबर कोड्स. 3 नहीं थे, 4 थे. 3 तो हमारे पास एग्रीकल्चर बिल्स हैं. तो जो ये 29 सेंट्रल लॉज थे इनको कंसोलिडेट कर दिया गया है. किन किन में, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड. एक एक करके देख लेते हैं अच्छे से. कोड ऑन वेजेस बिल किन को रेगुलेट करते हैं, वेज एंड बोनस पेमेंट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़. तो ऑल का याद रखना, ऑल एम्प्लॉयज़ वेयर एनी इंडस्ट्री बिजनेस ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर इज़ कैरिड आउट. किन किन पे अप्लाई होगा, द कोड विल अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉयज़. सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी ऑन द वेजेस फॉर एम्प्लॉयमेंट इन माइंस, रेलवेज एंड ऑयल फील्ड्स. तो ये याद रखना. एक्सेट्रा और भी हैं बट ये छोटी छोटी बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं. माइंस और रेलवेज़ में जो वेजेस डिसाइड करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. जो भी अदर टाइप्स हैं इन सब से अलावा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. जो ये हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वेजेस, इट इंक्लूड सैलरी अलाउंस और एनी अदर मॉनेटरी कंपोनेंट. बट क्या इंक्लूड नहीं होता, बोनसेस एंड ट्रैवलिंग अलाउंसेस. इस कोड के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स अ फ्लोर वेज. मतलब जितनी भी एक वर्कर की लिविंग कंडीशन देख के, उसका रहन सहन देख के एक फ्लोर वेज फिक्स किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये जो फ्लोर वेज है ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन. इसका मतलब एक फैक्ट्री सेटअप है गुड़गांव में और एक फैक्ट्री सेटअप है रेवाड़ी में मान लीजिए. सो दिस इज़ मोर ऑफ अ रूरल विलेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ वेरी अर्बनाइज्ड. सो इस हिसाब से फ्लोर रेट इसका ज़्यादा होगा एंड इसका कम होगा. अब जो भी वेज डिसाइड किया जाएगा, हमने बताया ना माइंस रेलवेज में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट. ना जो भी वेज डिसाइड किया जाएगा वो इस फ्लोर वेज से ज़्यादा होना चाहिए. और अगर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइंड वेजेस इज़ हायर मच हायर देन दिस फ्लोर रेट, तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड वेजेस बिल जो आप पहले वेज दे रहे थे उसको फ्लोर रेट पे ले आओ. आप ये भी नहीं कर सकते. अंडरस्टूड. सो इट इज़ मोर ऑफ अ वेलफेयर ऑफ वेज अर्नर्स बिल. उनके पक्ष में, वेज अर्नर जो भी है उनके पक्ष में है ये सारे बिल्स. जब भी मिनिमम वेज फिक्स करेगी गवर्नमेंट तो वो क्या क्या संज्ञान में लेगी, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द वर्क, वर्कर स्किल्स, वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए. कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जिसके भी दायरे में आता है. एंड इन केस ऑफ ओवर टाइम आपको डबल सैलरी, डबल देन नॉर्मल वेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे टू द एम्प्लॉयज़. और ये लास्ट तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, द कोड प्रोहिबिट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फॉर द सेम वर्क और वर्क इन अ सिमिलर नेचर. तो कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में आई है, वन ऑफ द DPSPs. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. तो क्या होता था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मोर देन 300 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें इन ऑर्गेनाइजेशंस को टाइम टू टाइम सर्कुलर जारी करना चाहिए कि अब इंडस्ट्रियल रिलेशन ऐसी है. किस किस के बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, कि अभी हमारा ले ऑफ होगा तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी. तो ये पहले से ही कैरिकुलर में सर्कुलर निकाल के आपको बताना पड़ेगा. तो दीज आर काइंड ऑफ सर्विस रूल्स फॉर द एम्प्लॉय. तो ये सब आपको टाइम टू टाइम सर्कुलर निकाल के बताना पड़ेगा.
तो पहले ये जो लिमिट थी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो 100 से ऊपर एम्प्लॉयज़ रख रही है उनको बतानी थी, बट अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑफ 2020 में यही चेंज कर दिया गया टू 300 एम्प्लॉयज़। मतलब इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ गिविंग जॉब टू मोर देन 300 एम्प्लॉयज़, देन बाई वे ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स और सर्विस रूल्स employer has to inform the workers of the conditions and rules of employment in that particular industry. Understood? So जैसे ही ये 300 की तक लिमिट बढ़ा दी, इसका मतलब अब जो हायर एंड फायर चीज़ होगी, मतलब जो भी एम्प्लॉयर है वो आराम से रिक्रूट कर सकता है एंड आराम से एक एम्प्लॉय को फायर कर सकता है। सो ये चीज़ भी ज़्यादा हो गई। क्यों? पहले 100 थी तो 100 ही एम्प्लॉयज़ को वो हायर एंड फायर कर सकता था, तो बट अब 300 लिमिट हो गई। मतलब द इंडस्ट्रीज विच आर एम्प्लॉइंग मोर देन 300 एम्प्लॉयर्स, दे हैव टू इशू दिस सर्कुलर टाइम टू टाइम। बट अब जो 299 पे काम कर रही है वो आराम से हायर एंड फायर कर सकती है। अंडरस्टूड? तो ये बेकार पॉइंट नहीं है, ये अच्छा पॉइंट है। क्यों? इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी और ऊपर से एफिशिएंसी भी बढ़ेगी कि जो एफिशिएंट नहीं है उसको फायर कर दिया जा सकता है और उतनी ही तेज़ी से रिक्रूटमेंट होगा ऑफ न्यू टैलेंट्स। कुछ रेस्ट्रिक्शंस लीगल स्ट्राइक्स पे भी रख दी गई है इन द इंडस्ट्रीज़। क्या है ये? एम्प्लॉयज़ आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक विदाउट गिविंग अ 60-day notice to the organization. Employees are also prohibited from going on strike during the pendency of proceeding before a tribunal or a नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। जब तक आपने अर्जी डाली है और जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद भी 60 डेज़ आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ये भी वन ऑफ द कंडीशंस है। नेक्स्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें जो डेफिनेशन थी एम्प्लॉयज़ की, डेट हैज़ बीन वाइडेंड टू इंक्लूड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, construction workers, film industry workers, and platform workers. This code talks about setting up of social security funds for unorganized workers, platforms and gig workers. देखिए जो गिग इकनॉमी होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये ऐसी इकनॉमी होती है विच इज़ इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कैसे? मान लीजिए ये जो ओला एंड ऊबर ड्राइवर्स है ना, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम्स अंडर गिग इकनॉमी और इनके जो ड्राइवर्स हैं उन्हीं को बोला जाता है गिग वर्कर्स। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो इसमें क्या प्रोविज़न कर दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्रीज़ कर सकती है या तो पोस्टपोन कर सकती है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पीएफ फॉर अप टू 3 months। कब? जब भी इवेंट आता है पैंडेमिक का, नेशनल डिज़ास्टर का या एपिडेमिक का। पैंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? पैंडेमिक मीन्स होल ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। मान लीजिए होल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो बोलेंगे इट इज़ पैंडेमिक इन इंडिया। अगर कोई बीमारी एक स्टेट में है, बस मान लीजिए यहाँ नीचे महाराष्ट्र में है इंडिया में, सो हम बोलेंगे इट इज़ एंडेमिक टू महाराष्ट्र ओनली। एंड एपिडेमिक होता है कि एकदम से सडन स्पाइक इन समथिंग। मान लीजिए कोरोना केसेस जब आए नहीं थे तो उसे बोला जा रहा था कि ये एंडेमिक है चाइना के। जैसे ही एकदम से तेज़ स्पाइक आई उनमें तो बोला जाने लगा कि एपिडेमिक इसे डिक्लेयर कीजिए क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ केसेस बढ़ रहे हैं। एंड व्हेन इट हैज़ बीन स्प्रेड टू ऑल ऑफ द कंटिनेंट्स तब उसे बोला गया दिस इज़ अ पैंडेमिक। फिर कोड बोलता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड भी इस्टेब्लिश करेगा। क्यों करेगा? फॉर रिकमेंडिंग द गवर्नमेंट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स इन द वेरियस सेक्शंस ऑफ ऑन अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नेक्स्ट कोड इज़ कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020। सबसे पहले तो कोड बताता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। तो एक जगह हमारे पास पावर है और दूसरी जगह हमारे पास नॉन पावर फैक्ट्रीज़ हैं। सो इन द पावर फैक्ट्रीज इफ़ अ एम्प्लॉयर इज़ एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 20 वर्कर्स तो उसको फैक्ट्री बोला जाएगा। और नॉन पावर में 40 वर्कर्स। नॉन पावर मतलब मान लीजिए टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल कैसी? जहाँ इंजन से काम नहीं हो रहा, चरखे से काम हो रहा है, वैसे टेक्सटाइल। और पावर तो आप कोई भी फैक्ट्री लगा ही लीजिए। पहले क्या होता था, जो भी हजार्डस वर्किंग कंडीशंस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी एक लिमिट थी कि आफ्टर दिस लिमिट
you can't hire any person if your factory working condition is hazardous. सो ये पहले जो लिमिट थी ये 20 थी, अब इसे 50 कर दिया गया और इसको ऑब्लिगेटरी बना दिया ऑन ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स रिक्रूटिंग 50 और मोर वर्कर्स। अंडरस्टूड। फिर ये कोड ने फिक्स किया है डेली वर्क आवर लिमिट टू मैक्सिमम ऑफ 8 आवर्स। तो आपको ये भी याद रखना है कि 8 आवर्स तक मैक्सिमम लिमिट पुट कर दी है। फिर लास्ट में वापस से एक बहुत अच्छी DPSP इम्प्लीमेंट करने की बात करता है ये कोड। द कोड एम्पावर्स वुमेन टू बी एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एट नाइट बिटवीन 7 PM टू 6 AM सब्जेक्ट टू देयर कंसेंट एंड सेफ्टी। हमेशा जब भी आप एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना चाहिए। कोड डिफाइन करता है व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से एक दूसरे स्टेट से किसी B स्टेट में आया है, A स्टेट से किसी B स्टेट में आया है एंड ही इज़ अर्निंग 18,000 पर मंथ, तो इसे बोला जाएगा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। अब ये डिफाइन क्यों किया? क्योंकि इनके लिए थोड़े प्रोविजंस किए हैं। अब ये जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं दे कैन अवेल बेनिफिट्स इन देयर होम स्टेट एज वेल एज द स्टेट इन विच दे आर अर्निंग सम मनी। तो जैसे राशन के हैं, कुछ इनका वर्कर सेस होगा, तो ये सब उन्हें यहाँ भी मिल सकता है। ऐसा नहीं आपको जो अगर आप माइग्रेंट लेबर हो सो यू हैव टू कम्यूट टू योर होम स्टेट टू अवेल दिस बेनिफिट्स, तो ऐसा नहीं है। अब आपको जहाँ आप काम कर रहे हैं उस स्टेट में भी ये मिल जाएंगे सब चीज़ें। और ये लास्ट प्रोविज़न देखिए, द कोड ऑल्सो प्रपोजेज अ जर्नी अलाउंस। इसका मतलब एम्प्लॉय को इस इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को एक छोटा सा जर्नी अलाउंस भी देना पड़ेगा ताकि वो कम्यूट कर सके टू इट्स होम स्टेट एंड द स्टेट इन विच ही इज़ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग सर्ट इन। तो ये हाईएस्ट एपेक्स एजेंसी है किसके लिए? जब भी हमारे इंडिया की टेरिटरी के अंडर कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है, कोई भी मालवेयर अटैक या साइबर अटैक होता है, देन दिस बॉडी कम्स इनटू प्लेस। तो ये नोडल एजेंसी है। 2004 में ये इस्टेब्लिश की गई थी अंडर MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक आपको रेट पता है MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट? तो मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि ध्यान रखिए ये MDR कितना होगा ये भी कौन सेट करता है? MITI। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही रैंडम इन्फॉर्मेशन थी, पर क्या पता UPSC का भी पूछ ले। जो हमारा IT अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 था उसने डेजिग्नेट किया था सर्टिन को टू सर्व एज द नेशनल एजेंसी टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। क्या है ये? इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन। सारे ही क्लासेस को कवर करती है फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। इट एम्स टू डिलीवर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन। 3 स्कीम्स ये अपने अंदर सब्स्यूम करी हुई है। कौन कौन सी हैं? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। तो ये टीचर एजुकेशन भी याद रखना कि इसमें टीचर्स को भी कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अच्छी तरह याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल ज्योग्राफी आर्टिकल, वापस क्यों है न्यूज़ में। देखिए ये जो आपको दिख रहा है एगालेगा आइलैंड, तो ये न्यूज़ में था। तो ये मॉरिशस का आइलैंड है आई थिंक, तो देख लीजिए एक बार। यहाँ सेशेल्स है, यहाँ मालदीव्स है, यहाँ अजम्पशन आइलैंड है, एगलेगा आइलैंड है, इधर मॉरिशस है और यहाँ मेडागास्कर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रखना, दे ऑल लाइज इन इंडियन ओशियन। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग गगन। फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। एक ये सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। किस किस के द्वारा डेवलप किया गया है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो के द्वारा। तो जैसे नाम में ही सजेस्ट हो रहा है GPS, तो मतलब ये यूज़ करेगा GPS, इंडिपेंडेंट कोई ये पोजिशनिंग सिस्टम यूज़ नहीं करेगा। अमेरिका का GPS ही यूज़ करेगा और इसे ही ऑगमेंट करेगा टू केटर द सर्विसेज ऑफ इंडियन एयरवेज। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम बनाना या उन्हें इस्टेब्लिश करना या सर्टिफाई करना जो भी इंडियन सिविल एविएशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो एंड इंडियन एयर स्पेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो।
तो इसे वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक इन ट्रांसपोर्ट, सेंसिटिव कमर्शियल एप्लीकेशंस, लाइबिलिटी, क्रिटिकल एप्लीकेशंस। ये गगन को डेवलप करने के बाद इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ नेशन आफ्टर द यूएस, यूरोप एंड जापान टू डिप्लॉय इंटर ऑपरेबल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग IRNSS या नाविक भी बोल सकते हैं इसे। तो क्या है ये चीज़? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसका मतलब अभी हमने GPS पढ़ा था, किसका था? USA का। नो, नाविक इज़ रीजनल नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इट इज़ एन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसरो विद इट्स कमर्शियल आर्म अंतरिक्ष। अभी एक और इसरो की कमर्शियल आर्म बन चुकी है, तो उसका नाम क्या है? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। IRNSS में 8 सैटेलाइट है, 36,000 किलोमीटर पे प्लेस की गई हैं इन द स्पेस, और अभी 7 एक्टिव है। 3 हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 5 सैटेलाइट्स हमारे पास जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। एक्यूरेसी देता है अप टू 5 मीटर्स। तो अब जब नेविगेशन सिस्टम्स हम देख ही रहे हैं तो सब स्टेट्स का ही देख लेते हैं। USA का बहुत बार बता दिया है, GPS। रशिया का ग्लोनास, चाइना का बीडू, EU का गैलीलियो एंड जापान का जापानीज क्वाजी जीनथ सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग उज्ज्वला 2 स्कीम। तो इसका फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है, फेज़ 1 भी था इसका। फेज़ 1 लॉन्च हुआ था इसका 2016 में, टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड और फ्री LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस टू पुअर हाउस होल्ड्स। फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी स्कीम ऑफ रुपीज़ 1600 फॉर ईच LPG कनेक्शन टू अ BPL हाउस होल्ड। किसके अंडर थी स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सेकेंड फेज़ स्टार्ट कर दिया है। अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वी आर प्लानिंग टू प्रमोट गोवर्धन, डेट इज़ टैपिंग काउ डंग फॉर एनर्जी। तो LPG तो है ही है, इसके बाद हम गोवर्धन भी इसी स्कीम में इंक्लूड कर लेंगे। और ये कब स्पीच दी? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑन 10 अगस्त। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इनर लाइन परमिट। तो देखिए, पहले एक एक्ट हुआ करता था इन द ब्रिटिश इरा, डेट इज़ कॉल्ड बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। सो इस एक्ट के अंडर ही हमारे पास इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट आया। ये क्या बोलता है कि जो भी स्टेट्स के रेजिडेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी बाहर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं फॉरेन से, एक ही कंट्री के दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं, उनको इनर लाइन परमिट चाहिए होगा। तो कौन कौन से स्टेट्स में इंडिया के इनर लाइन परमिट मैंडेटरी है इफ़ यू आर विजिटिंग दैट स्टेट? तो ये स्टेट हैं मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास मैप ऑफ इंडिया है, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, तो ये 4 स्टेट है बाउंड्री पे, याद रखना। इनर लाइन परमिट इशू कौन करता है? कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, एंड दीज आर इशूड फॉर ओनली ट्रैवल पर्पसेस। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्यों था न्यूज़ में? इसकी एक रिपोर्ट आई थी, कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी, तो इसीलिए ये फेमस था। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1988 बाई 2 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो अच्छे से याद रखना ये चीज़। इट इज़ अ साइंटिफिक गवर्नमेंट बॉडी अंडर यूनाइटेड नेशंस। और ध्यान रखना, इट डजेंट कंडक्ट्स इट्स ओन रिसर्च, और ना ही इसका कोई परमानेंट स्टाफ है। वेरियस साइंटिस्ट अक्रॉस वर्ल्ड कंट्रीब्यूट वॉलेंटरीली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और जो पहले के रिसर्च वर्क है ना, प्रीवियस रिसर्च वर्क, कोई ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की होगी, ग्रीनलैंड के साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की होगी। सो दिस IPCC एनालाइजेज दीज ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च एंड देन पब्लिशेज इट्स रिपोर्ट। तो ये आप याद रखना। मेंबरशिप ऑफ द IPCC इज़ ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ WMO और UNEP। एक तरह से पूरा अर्थ ही कवर कर लेता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। जल्दी से देख लेते हैं। अगस्त क्रांति भी बोला जाता है इसे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की असेंबली हुई थी इन मुंबई, तब महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि डू और डाई। इसका मतलब अब या तो भारत को आज़ाद करो या तो उसके लिए मर जाओ,
आज़ाद करते करते। तब ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। इमीडिएट कॉज क्या था फॉर द मूवमेंट? द कोलैप्स ऑफ द क्रिप्स मिशन इन 1942। तो ये क्रिप्स मिशन आए थे, बोल रहे थे डोमिनियन स्टेटस ले लो, तो गांधी जी ने बोला इट इज़ मोर ऑफ अ पोस्ट डेटेड चेक एंड वी विल लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट नाउ। दूसरे कॉज क्या थे? एक कॉज था वर्ल्ड वार 2 चल रहा था उस टाइम 1939 से। तो इंडियंस की परमिशन लिए बिना ब्रिटिश टुक इंडियंस टू द वॉर ऑफ वर्ल्ड वार 2। तो इससे भी इंडियंस नाराज़ थे। एक जो यूएसपी है इस क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो याद रखिए, इट इज़ अ वायलेंट एंड लीडरलेस मूवमेंट। तो आप ये भी अच्छी तरह याद रखना। फीमेल लीडर्स लाइक उषा मेहता हेल्प्ड सेट अप द अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशंस। तो ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग पीएम किसान। रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्च्ड इन 2019। सेंटर ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब 2K 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 in 1 year per farmer irrespective of the land holding size। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत ये स्कीम आती है। और जो बेनिफिशरी की आइडेंटिफिकेशन होगी वो किस पे छोड़ दिया गया है? स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स पे। इट इज़ अ नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी इन द आइज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले जितनी भी हमारे पास स्कीम थी डेट आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, तभी हमने ये सब बंद कर दी। WTO बोलता है अगर आप फार्मर्स को रुपए दे रहे हो उनके हाथ में और उसके साथ आप कुछ भी जोड़ रहे हो, जैसे अगर आप रुपए दे रहे हो 6,000 और आप बोल रहे हो कि इससे हेल्प मिलेगी फार्मर्स को टू बाय सीड्स, मान लीजिए, टू बाय फर्टिलाइजर्स, ये भी मान लीजिए, टू बाइज जर्मिसाइड्स, टू बाय वीडिसाइड, तो ये सब सही है क्योंकि आप सीधा रुपए दे रहे हो फार्मर को एंड इट इज़ responsibility of farmer to decide whether he will buy a liquor or these productive things। बट अगर यूरिया की सब्सिडी आ रही है, यूरिया की बोरी आ रही है और यूरिया की बोरी 200 में बिक रही है, बट आप ट्रेडर्स को बोल रहे हो कि 50 रुपये में ही इसको बेचो और बाकी रुपए हमसे ले लो, सो दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़। बट अगर आप सीधा रुपए दे रहे हो सो इट इज़ नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। सो इसीलिए पीएम किसान लॉन्च की गई थी। एंड द लास्ट स्लाइड मिसलेनियस, जल्दी से देख लेते हैं। अर्थ ओवरशूट डे किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट, अनफाओ मतलब यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा जो भी आप ऐसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हो ना, उनको आप याद कर लीजिए विद देयर प्रीफिक्सेस। जैसे इसको आप कभी भी फाओ मत बोला कीजिए, अनफाओ ही बोला कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। तो ये जो रिपोर्ट थी हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट, ये किसकी थी? UN फाओ की। 2 सर्वेस कंडक्ट होते हैं बाय RBI, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। एक लद्दाख का ग्लेशियर न्यूज़ में था, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर, तो ये भी याद रखना। लद्दाख में एक पास भी न्यूज़ में थी, उमलिंगला पास, तो ये भी लद्दाख में है। हरियाणा की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, भिंडावास एंड सुल्तानपुर, तो ये भी आप याद रखना। सो होप सो यू लाइक टुडेज सेशन। ये फॉर्मूला याद रखना, रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। जाते जाते लाइक एंड शेयर करते जाना एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।